यूपी गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन दैट सेंस कि हम लोग भी यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि एलएलएम के ऊपर वैल्यू एडेड सर्विस क्रिएट करें और जनता को टेलर मेड सर्विसेज उपलब्ध कराएं। जब एशियन गेम्स में मेडल टैली हुआ था, उसमें जो पूरे देश के लिए जो मेडल्स मिली थी, उसमें ऑलमोस्ट 25% मेडल्स यूपी में जो यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं अथवा यूपी में जो ट्रेन करते हैं तो उनको मिली थी। जब पारुल चौधरी जब लास्ट में दौड़ रही थी तो उसने कहा कि मैं वो एक्स्ट्रा इसलिए दौड़ी, शायद उसको सिल्वर मिल जाती, बट वो लास्ट कुछ सेकंड्स में बहुत ज़्यादा इसलिए दौड़ी क्योंकि गोल्ड मिलने से उसको डिप्टी एसपी का पोस्ट मिल जाता। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में विगत कुछ सालों में जो इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स होस्ट करने में और लीग्स क्रिएट करने में वी आर प्रोबेबली द फ्रंट रनर्स इन द कंट्री। उस वक़्त ये ऐप नहीं था कि जो दिव्यांगजन है उनको ये हेजिटेशन थी कि उनको अगर पोलिंग बूथ में जाएंगे क्या वो फैसिलिटी है कि नहीं है, कि जाएंगे तो कितने बजे जाना चाहिए, मतलब एसेंशियली उनको कोई हेल्पर मिलेगा नहीं मिलेगा, बट दे वर रिलक्टेंट टू एक्चुअली कम एंड पार्टिसिपेट ओपनली। हंगजाओ में एशियन पैरा गेम्स में जब ट्राई कलर ऊपर जा रही थी और जनगण मन की धुन बज रही थी तो यू आर रोम खड़ी हो जाती है। देयर आर वेरी फ्यू मोमेंट्स इन लाइफ दैट यू नो वन कैन बीट। वो उससे बेहतर पल ज़िंदगी में शायद ही कोई होता है कि जब आप विदेशी धरती पर है और तिरंगा ऊपर जा रही है एंड देन जनगण मन की धुन बज रही है। Today with us we have an Arjuna awardee and a world champion in para badminton, Suhas Yathiraj, who also is a 2007 batch IAS officer from the Uttar Pradesh cadre. He is currently serving as the Secretary of Sports and Youth Affairs in the government of Uttar Pradesh, and prior to this has served as district magistrate across various districts including Azamgarh, Prayagraj and Gautam Budh Nagar most recently. In this episode of Sushasan, we will be discussing his involvement in the Jan Dhan Yojana implementation on the ground, his adoption of e-governance solutions for better service delivery to the beneficiaries, his journey of becoming a world champion in para badminton, and much more. Do watch out for this episode of Sushasan. A very warm welcome सुहास जी to this episode of सुशासन। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपको आज यहाँ पे होस्ट कर पा रहा हूँ। सो 2007 में आपका सिलेक्शन हुआ इन दी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड आप IAS ऑफिसर बने। Simultaneously, I think I'd like to first up tell our viewers that apart from the great work that you do as a civil servant and a bureaucrat, you're also a world champion athlete, ranked 1 currently in para badminton. Right, we'll be discussing about all of those aspects also. आपके पूरे sports की journey को भी हम अच्छे से समझेंगे. But first up, I would want to know that what was your key motivation to get into the civil services? Firstly, thanks Venkatesh ji for having me in this episode. Motivation समय समय पर बदलता है। हम जब छोटे रहते हैं उस वक्त तो मोटिवेशन यही रहता है कि टाइम से खेल ले, you just enjoy life. When you are in school, so you get into a better college and then once you are in a good college, जब हम सूरत कल में इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला, ऐसे लगा कि probably have got the world now, कि अरे we have got into the one of the best engineering colleges in the country. जैसे जैसे इंजीनियरिंग हुआ तो उस वक्त लगा कि आई शुड गेट इनटू द बेस्ट पॉसिबल जॉब। उस वक्त आई गॉट इनटू अ मल्टीनेशनल कंपनी आल्सो, बट देन उस जॉब में भी ऐसे लगा कि देयर इज़ सम लैक्यूना, जो जॉब सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं वो शायद नहीं था। And in fact, that was one of the questions also. It is one of the most favorite questions in UPSC interview कि आप आखिर आना क्यों चाहते हैं, especially for those engineers who are already in the private sector, कि आप क्यों आना चाहते हैं. And even if I look back now, after so many years, after 17 years of being in service, I think जो आंसर मैंने UPSC इंटरव्यू में दिया था, अगर आज की तारीख में भी अगर कोई पूछे, मैं शायद वही जवाब दूंगा कि द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड द अमाउंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द अमाउंट ऑफ the world view that you can experience
in your life at such young age. I don't think there are many jobs in this world, not only in this country, that can give us this kind of exposure at such a young age. So मुझे लगता है कि that decision of choosing civil service for diversity of experience and job satisfaction, that still holds to this day. राइट सो बचपन से ही मोटिवेशन था या वाज इट लाइक जो कॉलेज में आके एक्सपोजर मिला तो तब जाके नहीं, डेवलप हुआ? बचपन से बिल्कुल सोचा नहीं था कि हमेशा, जैसे मैंने कहा ना, हम सपना तो उतना ही देखते हैं कि जितना आप उस वक्त देखने लायक है। बचपन में तो ऐसे था कि कोई ऊपर अगर जहाज जाती थी तो कभी बचपन में तो जहाज में हम बैठे ही नहीं थे, तो जहाज में बैठना ही सपना होता था। तो जैसे मैंने कहा 12th में ऐसे लगता था कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, वही सपना था। कभी सोचते नहीं थे कि जैसे रोड में किसी डीएम साहब की गाड़ी जा रही है, देख लिया तो लगता था कि अरे क्या बहुत हाई फाई है ये सब, तो कभी सोचते नहीं थे। आई थिंक आफ्टर माई इंजीनियरिंग आई फेल्ट कि आई शुड, बिकॉज जब भी आप उस मोड पे रहते हैं, दैट इज़ अ क्रूशियल जंक्चर ऑफ योर लाइफ वेर इन यू विल हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन। कि खास तौर पे आजकल आप देखिएगा सिविल सर्विस में भी मोर देन 70% ऑफ देम आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास एक तो ऑप्शन रहता है टेक्निकल लाइन, एमटेक करे वहाँ जाए, एक तो लाइन है कि मैनेजमेंट पे जाए, आप कैट लिखे, एमबीए जाए करे, और कुछ लोग जो है एमएस लिख के, जीआरई टोफल लिख के फॉरेन जाते हैं। एंड सिमिलरली इक्वली एक इम्पॉर्टेंट, और जैसे मुझे लगा कि मोर सेटिस्फाइंग लाइन वुड बी कि राइट यूपीएससी एग्जाम एंड गेट इनटू सिविल सर्विस। उस वक्त मेरी पर्सनल ज़िंदगी में भी ऐसे घटना हुई कि आई लॉस्ट माई फादर। सो मुझे दैट प्रॉब्ली चेंज मी एज ए पर्सन, एंड दैट मेड, एंड वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थे कर्नाटका में। तो ही ऑलवेज यूज टू मेंशन कि वो कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मीटिंग में जाते थे, एंड ही यूज टू मेंशन इट इन ए गुड लाइट। सो दैट जब भी व्हेन यू आर हिट विथ ट्रेजेडी इन लाइफ, यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप उसके बारे में, जैसे मैं बहुत दिन तक मैं भी सोचता रहा, एंड आई वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड इन माई लाइफ। देन बाद में ये सोचा कि अगर मेरे पिताजी अगर होते तो वो क्या चाहते, ही वुड वॉन्ट me to be successful, at least try to do something. सो एज डेस्टिनी वुड हैव इट, सिविल सर्विस तो ऐसी चीज़ है, सिविल सर्विस क्या, मुझे लगता है सक्सेस ही ऐसे चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं रहता है। हम प्रयास ही कर सकते हैं। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर ही कर दूंगा। जस्ट लाइक कि अभी कुछ दिन बाद ओलंपिक शुरू हो रहा है, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं मेडल लेके ही आऊँगा। वी कैन ओनली ट्राई। इवन आप 12th के टॉपर से बात करिए, 10th की टॉपर से बात करिए, प्रकृति का नियम है, शायद भगवत गीता का सार भी यही है कि आप कोशिश कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल हमारे हाथ में नहीं रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। आई थिंक बहुत ही वाइज वर्ड्स हैं फॉर एनी पर्सन, नॉट ओनली सिविल सर्वेंट्स बट इन जनरल लाइफ। जो आपने बताया है कि फल की चिंता तो करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना कर्म करते रहिए, प्रोसेस पे फोकस रखिए। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे आई थिंक सिविल सर्विसेज है, या अदर्स फील्ड्स, एवरीवेयर इट इज़ एप्लीकेबल, राइट। आई थिंक हमारे एमएस धोनी और कोहली जो हैं, जो कैप्टन है क्रिकेट के, वो भी बहुत बार यही बोलते रहते हैं कि प्रोसेस को फॉलो करिए, और वर्ल्ड कप आए ना आए क्या पता उसका। तो यस, आप देखिएगा इवन वर्ल्ड कप में, आप एक साल पहले शायद पूरी दुनिया सोचती थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, तो फाइनल में इंडिया वर्ल्ड कप हारा 50 ओवर्स ओडीआई में। और इस बार आप, इनफैक्ट वो देखने वाली बात है कि जब 2020 का वर्ल्ड कप फाइनल सेकेंड इनिंग साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, आप उसमें देखिएगा करोड़ों लोगों ने टीवी देखना शायद छोड़ दिया था, जब उनको लगा कि ये मैच, हाँ, मैच शायद हारने वाले हैं। बट अगर वहाँ प्लेयर्स भी अगर ऐसे सोच ले कि जैसे करोड़ों लोगों ने शायद सोचा, फिर तो आप खेल, या इनफैक्ट लाइफ ऐसा ही है कि कभी कभी आप हारते हारते जीत जाएंगे, जीतते जीतते हार जाएंगे, दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करना चाहिए। सो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, क्योंकि होता क्या है कि आपने देखा कि दोनों ओडीआई में और 2020 में शायद प्लेयर्स ने उतनी ही कोशिश की होगी, बट आपने देखा कि समाज ने जब ओडीआई हारा था तो उस वक़्त क्या रिस्पांस थी, बट जब T20 जीता था, इस वक्त आपने मुंबई की सड़क पे क्या रिस्पांस थी। आप दोनों रिस्पांस को एक आप एक कॉन्ट्रास्टिंग तरीके से देखिएगा। दैट मीन्स समाज हमेशा जीत को सेलिब्रेट करती है। So that is where if as an athlete or as a human being, what I have learnt is
कि हमें हमारी एफर्ट्स को सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर जीत को सेलिब्रेट करेंगे तो कभी हार कभी जीत होगी, तो जब हारते हैं तो उतनी ही हम डाउन होते हैं। सो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट द एफर्ट्स, नॉट जीत को सेलिब्रेट ज़रूर करनी चाहिए, बट वी शुड एट द सेम टाइम सेलिब्रेट द एफर्ट्स। यस, आई थिंक हमारे यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि बहुत बार क्या होता है कि 90% मार्क्स नहीं आए तो सब लोग को लगता है कि अरे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 99 क्यों नहीं आए। तो जितना एफर्ट अगर आपने दिया है फिर ऊपर नीचे मार्क्स तो होता रहता है। एक संस्कृत की कहावत है, मेरी माताजी हमेशा बोलती थी कि ऊपरी ऊपरी पश्चात सर्व एवं गरिष्यति। इसका तात्पर्य है कि आप जितना ऊपर देखेंगे, आपको आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई मिलेगा ही, कि ऊपरी ऊपरी पश्चात सर्व एवं गरिष्यति, आपसे बढ़कर तो कोई इंसान तो रहेगा ही। आपने कहा 90%, जो 98 पाया होगा उसके ऊपर 99 वाला होगा, जो 99 वाला होगा उसके ऊपर 99.9 वाला होगा। तो ये एक नेवर एंडिंग परस्यूट है। बट देन व्हाट आई वुड से इज परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस इज गुड, वी शुड ट्राई आर लेवल बेस्ट। एंड आज की तारीख में तो कंपटीशन का ज़माना है, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप कोई अच्छी चीज़ अगर आपको पाना है, ये नहीं आप कह सकते हैं कि मैं बिना कंपटीशन शॉर्टकट से पाऊंगा। और शॉर्टकट से चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलती भी नहीं है, और मिलती भी है देन इट इज़ नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग। So I would say accept both success and failure with heart, and do the best that one can. आपकी अगर हम आईएएस की जर्नी देखें, 17 साल की जर्नी जो रही है, उसमें आई एम श्योर जो इस फिलॉसफी को आप रेजोनेट करते हुए आपने वहाँ पे भी डिलीवर किया है। बहुत सारी चीज़ों पे आपने ट्रांसफॉर्मेटिव काम किया है ऑन द फील्ड एज एन आईएएस ऑफिसर। एक एक करके वुड वांट टू डिस्कस देम एंड काइंड ऑफ टेक सम लर्निंग्स फ्रॉम देम। एंड एक जो कॉमन थीम उसमें ये रही है कि आपको बहुत सारी टाइप के अवार्ड्स भी मिले हैं, उसको कहीं कहीं आप नॉमिनेट हुए, कहीं पर आपको अवार्ड्स मिले, राइट, एट नेशनल एंड इवन स्टेट लेवल। हाँ, तो जो मैं पहला याद आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके लिए आप नॉमिनेट हुए थे इन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए। तो अगर आप बता सकें कि क्या क्या इंटरवेंशंस किए थे जब आप डीएम आजमगढ़ थे इसमें लेकर के, और क्या क्या चीज़ें आपने ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट करवाई जिसके लिए ये सक्सेस आपके लिए हुआ है। फिर इसमें दो चीज़ें, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री जन धन योजना है, अराउंड 6 to 7 years ago या 8 years ago, जब इंडिया में एक डिजिटल इंटरवेंशन बहुत बड़े पैमाने में हुआ, उसको जैम इंटरवेंशन बोलते हैं। जनधन खाता, आधार और मोबाइल, ये तीनों का एक लिंकेज घर घर में, जो आम आदमी के रूरल हाउस होल्ड्स में, ये जब वहाँ दिया गया, इनको डिजिटली इंक्लूड किया गया हमारी बैंकिंग सिस्टम में, हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। जो चुनौती था हमेशा, जैसे आजमगढ़ इज़ द डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा गांव है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल ब्लॉक्स भी है। अराउंड 22 डेवलपमेंटल विकास खंड है, वहाँ है 22, और वहाँ पे इतने लाखों घरों में हमारे कर्मचारी पहुँचे और ये संदेश पहुँचे और उनको बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड करे। दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज, बट वी हैड, कोई भी सक्सेस होता है एज अ सिविल सर्वेंट, इट इज़ ऑलवेज द सक्सेसेस ऑफ द टीम. So we had a very good team which worked dedicatedly, and we could get nominated for प्रधान मंत्री जन धन अवार्ड. एंड उसका हमेशा सिविल सर्विस में भी you see the impact over a period of many years. आप उसके बाद भी देख सकते हैं कि वंस दे आर इंक्लूडेड, जैसे इसी अगर योजना में अगर आप देखेंगे, जब एक बार अगर वो बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, देन उनकी जितनी भी एक फाइनेंशियल नीड्स होती है, वेदर इट इज़ किसान सम्मान निधि के अकाउंट हो या सुकन्या समृद्ध योजना के बारे में हो, अथवा इंश्योरेंस के उनको ऑटोमेटिकली उससे इंश्योरेंस मिल जाती है, कवर हो जाते हैं, और सब्सिडी जो मिलती है एलपीजी सिलेंडर के, इतनी बेनिफिट्स मिलने लगती है, दैट इम्प्रूव्स द रूरल लाइवलीहुड. सो इसमें ऑन द ग्राउंड जब आप यू वुड हैव टेकन चार्ज एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द जन धन योजना लॉन्च हुई थी, एंड उसके बाद आपके पास डायरेक्टिव्स आए होंगे कि इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है. So some things or interventions on the field you must have done which made this such a big success story and set you apart from the other districts in the country. तो अगर दो तीन आप कुछ की इंटरवेंशंस दैट यू थिंक दैट आउटरीच हो या कन्विंसिंग पीपल हो, बिहेवियरल चेंज हो,
right? Because Azamgarh also is infamous for a lot of riots हुए हैं past में and all of those things. But despite of all of that, the people were able to motivate and kind of enforce and also implement जनधन योजना in such a seamless manner. तो उसके बारे में बताएं. हाँ. दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ टू इम्प्लीमेंट, जिसमें हमने कोशिश की थी और बहुत सक्सेसफुली हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए. वन इज़ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स. हमें हाउ डू वी डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स. हमें पहले ये पता होना चाहिए किस विकास खंड में हमारी कवरेज अच्छा है और विकास खंड लेवल के बाद नेक्स्ट ग्राम पंचायत लेवल पे कहाँ हमारी कवरेज अच्छी नहीं है. सो वंस वी आइडेंटिफाई द टारगेट्स, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. एंड उसमें जब तक आप माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है. ग्राम पंचायत लेवल पे टारगेट सेट करते हैं एंड देन अलोकेटिंग रिसोर्सेस एट द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत, टॉकिंग टू द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कौन है इसमें? बैंक्स आर द स्टेक होल्डर्स. हमारे जो विकास खंड के जो इतने भी स्टाफ है ग्राम विकास विभाग की, दे आर द स्टेक होल्डर्स. एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियरल चेंज. दैट इज़ हमेशा हमारे क्लाइंट कौन सा है. जैसे प्राइवेट कंपनी की क्लाइंट तो उनकी अलग अलग लोगों के अलग अलग डोमेन में हो सकते हैं. सरकार की क्लाइंट हमेशा ही आम जनता है. उनको कन्विंस करना कि दैट दिस इज़ फॉर देयर बेनिफिट, अदरवाइज तो वो कह ही सकते हैं कि भाई इससे हमें क्या मिल रहा है. तो हाउ डू यू कन्विंस देम इन अ वे दैट दे होल हार्टेडली एक्सेप्ट इट. So these are the three key strategies: defining the micro objectives, allocating the resources, and then behavioral reinforcement or behavioral change को address करना. And then आपको धीरे धीरे over a period of time, when you do it for months together, then continuously आप उसको monitor करेंगे कि 1 month का result क्या आया, फिर next month का result क्या आया. I think then results start showing up over a period of year. It actually shows up. तो what was the end achievement in terms of, अगर हम शेयर नंबर्स की बात करें, कितने लोगों या कितने परसेंटेज ऑफ पीपल इन आजमगढ़? I don't have the figure off hand now because it's around 2016 में हुआ था, 8 साल पहले की है. But if I remember my figures, it is more than 2.5 lakh accounts in each of the families that we had created. And essentially the Azamgarh, as I said, it has 22 developmental blocks, and प्रत्येक ब्लॉक में जितने भी villages हैं, the percentage of villages where we covered were nearing 100%, जिसमें there was hardly any village जहाँ हमने coverage नहीं किया था. And then in each of the villages, जैसे मैंने कहा कि we had reached more than 2.5 lakh families. So that was a huge number considering that एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास टारगेट भी ज़्यादा था. जैसे आप वही परफॉर्म कर सकते हैं जहाँ आपके पास स्कोप भी ज़्यादा है. सो इन दैट सेंस आई वुड से वी वर लकी बिकॉज वी हैड ह्यूज टारगेट. बट देन जब भी ह्यूज टारगेट मिलता है, या तो आप यू विल फेल बिग और यू विल अचीव बिग. सो बट देन फॉर्चुनेटली वी एंडेड अप डूइंग बेटर. ग्रेट. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे एवरीथिंग केम टुगेदर. एंड आई थिंक जो आपने 3 पॉइंट्स बताए, स्कोप करना, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग, इज समथिंग विच इज ट्रांसफरेबल इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो, नॉट जस्ट दिस स्कीम. It is, in fact, I would say it is the template for implementation of any large scale schemes. In fact, almost similar template was used during COVID vaccination also, wherein you have to, when you have to reach every family, so you have no way but to define micro targets, allocate resources, address behavior, and then continuously supervise. These are the 4 sort of mantra for achieving any target that includes huge numbers, wherein you need to touch every family. Right. So कोविड जब स्ट्राइक हुआ था, आपने मेंशन ही किया अभी, तो यू वर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन गौतम बुद्ध नगर. तो व्हाट वर द की चैलेंजेस दैट यू फेस्ड अप फ्रंट? 3 फेजेस हुए, बट अगर थोड़ा सा बता सके उसके बारे में. कोविड में द बिगेस्ट चैलेंज वाज अनसर्टेनिटी. उसमें लोगों के मन में बहुत सारे जिज्ञासाएं रहती है, एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर योर जॉब इज़ टू actually talk to all the expertise that are available. आपके पास community health guidelines रहती है, आपके पास doctors की expertise रहती है, and then how do you translate
the specialist advice that is given to the community, and especially the challenge always in a district like Gautam Budh Nagar is everybody is very well educated, एंड वो भी शायद उनको भी उतना ही पता रहता है जितना वहाँ के किसी और अधिकारी कर्मचारी को पता रहता है. तो देन द चैलेंज इज यू हैव टू कम्युनिकेट इट इन अ वे दैट दे ऑल्सो होल हार्टेडली एक्सेप्ट. सो मुझे लगता है कि देयर टेकिंग द सिविल सोसाइटी अलॉन्ग कि इन अ प्लेस लाइक दैट एंड एक्चुअली पुटिंग अक्रॉस द डेटा and being very proactive in terms of using social media. I still remember कि मैं पहले तो अभी भी सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करता हूँ. उस टाइम पे ट्विटर में जब मैं गया था 30,000 फॉलोअर थे. विद इन 1 month आई थिंक इट वेंट अप टू 2 lakh followers. I'm saying कि that is because people were expecting कि हमें उस टाइम पे I used almost for 3 months and then I stopped because हमें लगा कि we have other modes of communication. But for those 3 months जब लॉकडाउन लगी थी हमें डेली कम्युनिकेशन करना था. being proactive in such situations, it is a learning process for us also because कोविड जैसे महामारी तो कोई भी किसी व्यक्ति ने नहीं देखा था and everybody did the best that they could. And again as I said it is a teamwork. उस वक़्त डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल्स, जितने भी और डिपार्टमेंट्स थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, अंडर द लीडरशिप ऑफ आर CM सर, सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी. मैं यही कहता हूँ कि मेहनत में एंड एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक इज़ ऑल्सो सेंसिटिव एंड उनके अंदर भी ये एक मेच्योरिटी है टू अंडरस्टैंड कि दे ऑल्सो सी आर यू डूइंग योर बेस्ट. इफ वी डू आवर बेस्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि जितनी बहुत सारे अनसर्टनिटीज़ है, देन पब्लिक ऑल्सो सपोर्ट्स यू एंड एक्सेप्ट्स द एफर्ट दैट वी ट्राई. आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स थे. हॉटस्पॉट था गौतम बुद्ध नगर एंड आई थिंक विसिनिटी टू NCR विच अगेन इज़ अ बिग हॉटस्पॉट एरिया. तो वहाँ पे challenges become even more intense than some of the other districts. गौतम बुद्ध नगर में अर्बन डेंसिटी बहुत हाई होने की वजह से वहाँ पे challenges थोड़ा peculiar रहता है because the mobility is quite high and then वहाँ पे ऐसे pockets हैं जहाँ पे high rise buildings है. तो जो उस वक़्त जो contact tracing में जो हमें challenges काफ़ी मिल रही थी. So yes, it requires a different kind of approach which is specific to Gautam Budh Nagar. But then as I said उसका वहाँ पे फ़ायदा भी ये है कि people are quite educated and they are quite forthright and आप अगर सिविल सोसाइटी को साथ में लेंगे तो वो एक तरह से कि आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को होगा. So you should take civil society along and अगर जनता एक्सेप्ट करती है जो भी कदम हम लोग उठाते हैं then it becomes that much more easier to actually deliver. इसमें एक थीम और जो मुझे लग रही है सिविल सोसाइटी से रिलेटेड इज़ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. क्योंकि आपने बताया कि यू आर कीपिंग पीपल अप्राइज, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो. सो इन जनरल कोविड हो या नहीं हो, हाउ मच ट्रांसपेरेंसी पे आप बिलीव करते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस? आज की तारीख में तो ट्रांसपेरेंसी इज़ लाइक वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ सिविल सर्विस एंड गवर्नेंस. बिकॉज जनता बेसिकली एक्सपेक्ट करती है कि जो भी हम कदम उठाएं इट शुड बी नोन एंड इट शुड बी वेल रीजन्ड. आप इसलिए आप हर डिपार्टमेंट्स के भी आप देखते हैं कोई भी डिसीजन लेते हैं सो अ प्रेस रिलीज कम्स आउट द सेम इवनिंग. In fact, in youth welfare department where I presently am having the charge, wherein I hold the charge of Director General, हम लोगों ने एक yuvasathi.in करके एक पोर्टल बनाया है that is meant for this particular aspect of transparency. उसमें हम we have got lakhs of people logging in and actually seeing the schemes available, seeing what they can benefit and क्या गवर्नमेंट की क्या व्यू है, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम जिसमें वो लाभ ले सकते हैं. सो आप ऐसे पोर्टल के माध्यम से जिसमें यू जस्ट पुट आउट द इंफॉर्मेशन, यू कैटेगराइज इट एंड देन यू लेट द पब्लिक कंज्यूम. बिकॉज हमें कंज्यूमर ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स अगर लेते हैं देन गवर्नेंस बिकम्स मोर सक्सेसफुल ऑल्सो एंड आपकी क्लाइंट सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है.
So आप जो पोर्टल बता रहे हैं, that is accessible basically for the public of Uttar Pradesh. दैट इज़ एक्सेसिबल बेसिकली फॉर द पब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश. आप yuvasathi.in करके आप जाएंगे, उसमें आप देख, इट इज़ मेनली टारगेटेड टुवर्ड्स द रूरल यूथ, इवन अर्बन यूथ भी यूज़ कर सकते हैं. उसमें आपको जितना भी स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में आपको जानना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना है, स्किल सेट के बारे में जानना है, स्पोर्ट्स के बारे में जानना है, एजुकेशनल स्कीम्स के बारे में जानना है, जितने भी स्कीम्स है आप, और उसको हम पर्सनलाइज्ड भी करके डेटा देते हैं. अगर कोई कहता है कि मैं इस एज ब्रैकेट में हूँ, मुझे इस कैटेगरी में कौन कौन सा स्कीम है वो जानना है, वी पर्सनलाइज इट. इनफैक्ट नाउ वी आर रनिंग ए प्रोजेक्ट, अभी पायलट प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, वी होप टू लॉन्च इट सून, वेर इन we are making use of artificial intelligence to actually read and understand the query. जो query देते हैं, डेटा हम अंडरस्टैंड करें, एंड देन हमारे पास ऑलरेडी बैक एंड में बहुत सारे डेटा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल अंडरस्टैंड द क्वेरी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल क्रॉल थ्रू द डेटा दैट वी हैव एंड गिव अ मैच्ड आंसर. क्योंकि अक्सर क्या होता है आज इन जनरल, दिस इज अ चैलेंज कि हमारे पास तो स्कीम तो बहुत सारे हैं, एंड जो कंज्यूमर है, हमारे जो आम आदमी है, वो कहता है कि मेरे लिए कौन सा है बताओ. तो आप मैन्युअली मैच करना बहुत मुश्किल है, या टू एक्सपेक्ट दैट ही इज़, हम उसको उसके ऊपर बर्डन डालें कि तुम क्वेरी तुम ऐसे डालो कि हमारे डेटा से तुम पिक करो. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे आप कोई भी आज की तारीख में जब चैट जीपीटी आपको एग्जैक्टली अगर दे सकती है, वाई कांट वी अंडरस्टैंड व्हाट द कंज्यूमर इज आस्किंग एंड गिव फ्रॉम आवर डेटाबेस व्हाट ही वांट्स. So सिमिलर टाइप ऑफ यूज़ केस आई थिंक बहुत जगहों पे आजकल यूटिलाइज होने का आई थिंक एंडेवर्स चल रहे हैं. आई थिंक यूपी में भी, उड़ीसा में भी देर आर चैटबॉट्स विच आर काइंड ऑफ गिविंग AI इनेबल्ड आंसर्स टू नेटिव लैंग्वेजेस. जैसे अमाकृषि AI है उड़ीसा का, सिमिलर प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो देयर इन यूपी. सो आई थिंक इसका यूज़ केस इन स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, बिकॉज बहुत यूथ होते हैं जिनके कुछ सवाल होते होंगे, पूरी वेबसाइट पे या अलग अलग जगहों पे फ्रैगमेंटेड तरीके से शायद क्वेरीज हों, अगर उनको पूछना है तो वो पूछ करके सीधे आंसर पा सकते हैं. यस, रियली ट्रू. जैसे यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट वेयर आई एम हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली एड्रेस द यूथ ऑफ यूपी एंड उनकी जो कंसर्न्स हैं, वहाँ पे उनको हम ये देना चाहते हैं कि यूथ में भी इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट और स्पोर्ट्स और वॉट एवर, यूथ की जो भी नीड है. एंड ये एक जनरल मॉडल है जो आज की तारीख में बहुत हर जगह यूज़ होता है, कि जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होती हैं हमारी, चैट जीपीटी इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. उसके ऊपर जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है, ये बहुत सारे कंपनीज इंडिया में, अब्रॉड में, हर जगह प्रोवाइड कर रही है. एंड आई थिंक इट इज़ यूपी गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन दैट सेंस कि हम लोग भी यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि LLM के ऊपर वैल्यू एडेड सर्विस क्रिएट करें और जनता को टेलर मेड सर्विसेज उपलब्ध कराएं. Suhas ji, apart from the utilization of AI and LLM in the sports affairs, as Secretary of Sports and Youth Affairs, what other interventions are being taken up currently by the UP government, to ensure that the youth of Uttar Pradesh represents India, in the global spheres? And I think someone like you would understand, their needs and their wants more than anyone else. देखिए, यूपी में स्पोर्ट्स में पहले मैं अगर एक डेटा दूं कि जब एशियन गेम्स में मेडल टैली हुआ था, उसमें जो पूरे देश के लिए जो मेडल्स मिली थी, उसमें ऑलमोस्ट 25% मेडल्स यूपी में, जो यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं अथवा यूपी में जो ट्रेन करते हैं, तो उनको मिली थी. तो इसका जो एक पिछले कुछ सालों में जो ट्रमेंडस चेंज हुआ है, उसका जो श्रेय कम्प्लीटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, बिकॉज देयर हैज़ बीन शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ स्पोर्ट्स. आप एशियन गेम्स में ही, आप जब पारुल चौधरी जब लास्ट में दौड़ रही थी, तो उसने कहा कि मैं वो एक्स्ट्रा इसलिए दौड़ी, शायद उसको सिल्वर मिल जाती, बट वो लास्ट कुछ सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा इसलिए दौड़ी क्योंकि गोल्ड मिलने से उसको डिप्टी SP का पोस्ट मिल जाता. एंड शी गॉट डिप्टी SP पोस्ट इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. सो दिस इज़ an example of how a policy intervention can actually help to motivate a sports person.
पहले तो मैं अगर जॉब के ही अगर मैं बताऊं कि यूपी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स वेर इन वी हैव जो हमारे ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट है उनको डायरेक्ट जॉब ऑफर यूपी गवर्नमेंट देती है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्टी एसपी टू हमारे DAOS या BSA बनाए या जिला युवा कल्याण अधिकारी बनाए। एंड सेकंड, जो हमारे आयोग के थ्रू चयन होके आते हैं उसमें भी सर्टन परसेंटेज ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स। सो दिस गिव, क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होते हैं उनके माता पिता ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स अगर ये खेलेगा तो ये इसके बाद करेंगे क्या। जैसे आप तो बीटेक है, आपने IIT से बीटेक किया है, फिर आपने MBA किया है, आपकी जॉब सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। बट जो खेलेगा जो बच्चा, उनके माता पिता ये सोचेंगे कि भाई खेलता ही रहेगा तो उसको जॉब क्या मिलेगा। सो जब उसका जवाब अगर सरकार देने में काफ़ी हद तक, अगर उस सवाल का अगर जवाब पेरेंट्स को मिल जाती है कि नहीं इसको, आप देखेंगे पिछले भी अभी पुलिस में काफ़ी लोग भर्ती हुए थे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स रहे हैं। तो एक तो ये वाली ये हो गई कि जहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और दूसरी है हमारी जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पिछले कुछ सालों में ट्रमेंडस वृद्धि आई है। और तीसरा है एथलीट सपोर्ट। यूपी में जो एकलव्य क्रीड़ा कोष योजना है जिसमें एथलीट्स को जो ज़रूरत होती है वो उनको सपोर्ट किया जाता है, उसको और लिबरल बनाते हुए जो स्टेट लेवल की जो एथलीट्स हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी वी आर ट्राइंग एंड होपफुली वो भी हो जाएगा। इट शुड बी अ होलिस्टिक पिक्चर इन द सेंस, पहले तो आपको मोटिवेशन देनी है, जॉब सिक्योरिटी देनी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देनी है, देन इंटरनेशनल कोचेस को नियुक्ति करते हुए उनको ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर देनी है, एंड देन सपोर्टिंग देम थ्रू द स्कीम्स लाइक एकलव्य क्रीड़ा कोष योजना। स्काउटिंग कैसे होती है स्पोर्ट्स पर्सन्स की कि अलग अलग जगहों से, ताकि रूरल एरिया से भी बहुत सारे लोग निकल के आएँ? दिस इज़ अ ह्यूज चैलेंज। इसके लिए हम पिछले बार एक तरह से कि नया स्कीम शुरू किया था, इस बार और बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी से दिसंबर में उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग इसका शुभारंभ कराया था गोरखपुर से ही। उसका मकसद ये है कि हमारे पास प्रदेश में 826 विकास खंड है, 826 विकास खंड 75 जिले स्तर पर हम लोग 8 स्पोर्ट्स की विधाएं, एथलेटिक्स हो गया, आपकी कुश्ती हो गया, जूडो हो गया, कबड्डी हो गया, मेनली ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो हॉकी, बैडमिंटन भी है उसमें, तो उनको ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैलेंट आइडेंटिफाई करके वी ट्राई टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि अगर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं देन दे विल रिप्रेजेंट एट द जोन लेवल, देन एट द स्टेट लेवल। एंड इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होगा, इनकी हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्टिंग एसोसिएशन होते हैं, जैसे एथलेटिक एसोसिएशन होती है, आपकी जूडो की एसोसिएशन होती है, अलग अलग स्पोर्ट्स की होती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन जो ग्रामीण टैलेंट को ये जितने भी फेडरेशंस और एसोसिएशंस है उनके एम्बिट में भी लाएं कि ये तो हम लोग भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, एट द सेम टाइम एसोसिएशन को भी पता चलेगा कि हाँ ये खिलाड़ी है, देन उनके भी जब चैम्पियनशिप्स होती है तो दे कैन ऑल्सो सपोर्ट देम। इट इज़ ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज उत्तर प्रदेश बड़ा भी है और यहाँ इतना टैलेंट भी है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू एक्चुअली हंट टैलेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज। एंड आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे भी, आप जितने भी जो महान खिलाड़ी आए होंगे या अचीवर्स आए होंगे वो सब ज़्यादातर रूरल एरिया से आए हैं, एंड कोई ऐसे पृष्ठभूमि उनकी नहीं रही है जिसमें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड कि वी शुड गिव देम प्लेटफॉर्म। जी, तो एक तो ये हो गया कि स्काउट करके लोगों को ले आए, उनके लिए वेरी गुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए। एक एस्पेक्ट और है जो मुझे लगता है मेक्स स्पोर्ट्स इन जनरल एस्पिरेशनल इज़ होस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गेम्स इन अ पर्टिकुलर जोग्राफी। तो हाल में जैसे देखें कि चाहे हमारा वर्ल्ड कप मैचेस हो जो इंडिया में हुए थे, उसके कुछ मैचेस लखनऊ में कंडक्ट कराए गए थे। उसके अलावा IPL मैचेस पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं। अगर हमसे क्रिकेट की बात करें, उसके अलावा और स्पोर्ट्स में भी आपकी प्रो कबड्डी लीग्स हैं और इस टाइप की लीग्स निकल के आ रही हैं। बताऊँ, हम उत्तर प्रदेश आज की तारीख में विगत कुछ सालों में जो इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स होस्ट करने में और लीग्स क्रिएट करने में वी आर प्रोबेबली द फ्रंट रनर्स इन द कंट्री।
आप देखिएगा मोटो जीपी इंडिया में कहाँ हुआ, आपके नोएडा में हुआ, एंड आगामी आने वाले 3 साल में नोएडा में ही होगा। डॉर्ना स्पोर्ट्स से अभी एक दिन पहले ही मुख्य सचिव महोदय ने ये साइन किया है, पूरे देश में नोएडा में ही हो रही है। एंड आप देखिए डेविस कप कहाँ हुआ, आपके यहाँ पे हमारे लखनऊ गोमती नगर स्टेडियम में हुआ। सैयद मोदी ओपन पहले से होता आ रहा है, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू गेटिंग इट अपग्रेडेड फ्रॉम सुपर 300 टू सुपर 500। आप देखिए वाराणसी में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम वहाँ बन के तैयार है। मल्टीपर्पज़ हॉल जो सिगरा का जो कॉम्प्लेक्स है, देयर ऑलरेडी हैंडबॉल की जो नेशनल लीग है, सो दे आर लुकिंग एट वाराणसी एज ए प्रोबेबल प्लेस, एंड यूपी में ही वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड कबड्डी का यूपी का स्टेट लीग, वेरी फ्यू स्टेट्स हैव अ स्टेट लीग ऑफ कबड्डी, सो उसको दे आर वांटिंग टू कंडक्ट लीग। आप देखिएगा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी की आईपीएल का जो इक्वलेंट टूर्नामेंट है उसको कानपुर में कराया, एंड वी आर कमिंग अप विथ एन इंटरनेशनल स्टेडियम इन गोरखपुर ऑल्सो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बीसीसी और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वाराणसी में बन रही है। एंड लखनऊ में वी आर कमिंग अप विथ एन इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी मैनेजमेंट सेंटर इन आर स्पोर्ट्स कॉलेज। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो है ही, बट नाउ उसकी जो फंक्शनिंग है दैट हैज़ ऑल्सो बिकम प्रोफेशनल। कई आईपीएल टीम्स भी वहाँ प्रैक्टिस करती है। मुझे लगता है कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड होस्टिंग डिफरेंट इवेंट्स, आप पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप देखिएगा कि दैट वाज द पूरे देश का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज होस्टेड अगेन इन 5 different places in Uttar Pradesh. So we are now the front runners in all aspects when it comes to running or administering sports. जी, आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग है ये जानना कि इतना कुछ अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली इन वन स्पोर्ट, बिकॉज जनरली होता है कि क्रिकेट बिकॉज काफ़ी समय से इट बिकम्स अ नेशनल रिलीजन काइंड ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट, तो उस पर जनरली बहुत फंड्स भी रहते हैं और बहुत ध्यान रहता है। बट व्हाट आई हियर फ्रॉम यू इज दैट वी आर फोकसिंग इन उत्तर प्रदेश इन मल्टीपल स्पोर्ट्स। देखिए मैंने जितनी बातें बताई उसमें क्रिकेट तो एक छोटा सा ही हिस्सा है, तो क्रिकेट इज़ ए मार्जिनल, बिकॉज क्रिकेट को शायद सरकार की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ ड्रिवन, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। बचपन में हम सब लोग क्रिकेट देखते आए हैं, क्रिकेट को एक तरह से पूजते आए हैं पूरे देश में। बट नाउ रेस्ट ऑफ द अदर ओलंपिक स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आप इन टर्म्स ऑफ आप मेडल्स देखिएगा, the tremendous increase in the number of athletes that are participating in Paris, पिछले बार जब टोक्यो में भी हुआ था, in both Olympics and Paralympics, and the medal winners, number of medal winners and the kind of reception that they get when they come home, so it is very huge। एंड देश भी, जैसे हम बचपन में थे हम लोग सुनते थे इंडिया इज़ ए स्पोर्ट्स वॉचिंग कंट्री, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ ए स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री एंड स्पोर्ट्स लविंग कंट्री। नाउ इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम, इंडिया में स्पोर्ट्स वॉचिंग कंट्री तो हम हमेशा थे, बट नाउ वी आर स्पोर्ट्स लविंग कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री। आप इन जनरल कोई भी जिम में चले जाइए, आप ऐसे सोचिएगा 10-15 साल पहले हर शहर में कितने जिम होती थी, आज की तारीख में कितने जिम हैं, तो मुझे लगता है जिम की संख्या ही 10 गुना बढ़ गई होगी। तो इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा या हर यंगस्टर या इवन जो ओल्ड लोग हैं प्रोफेशनली खेलनी चाहिए एज ए पैशन, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का या फिटनेस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है हेल्थ का। आज की तारीख में द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ बज़वर्ड इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए आप देखेंगे कि पीपल आर सो मच कॉन्शियस अबाउट द फूड दे ईट, ऑर्गेनिक फूडिंग के बारे में इतनी बात होती है। एंड डेली अगर 1 घंटा अगर फिजिकल फिटनेस के लिए दे दे तो दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स वन पर्सनल हेल्थ, मैं कहता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हो प्राइवेट के लिए काम करते हो, जो काम अदरवाइज 10 घंटे में कर रहे होंगे वो 6 घंटे में कर लेंगे, कि क्योंकि दे विल वर्क मोर एफिशिएंटली। इट्स जस्ट लाइक पेंसिल को आप शार्पन करेंगे तो पेंसिल अच्छा लिखेगा ना, सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लाइक दैट। So sports का एक और aspect है which is sponsorship, right? So how much do you think that sponsorship is important for different sports to prosper? Because अभी तो government support है, जैसे आपने rightly बोला कि cricket में it has become self-sustained model because of so much of sponsorship money also coming in, right? But अभी government का support बहुत है. How do you see that sponsorship
how much role it plays for the growth of any sport other than cricket in India, and how do you foresee that happening? वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए आप हम जब स्पोर्ट्स पर्सन को जब स्पॉन्सरशिप करने की बात आती है, इंडिया में जो एलीट स्पोर्ट्स पर्सन है नेशनल लेवल पे, वो ऑलरेडी दे आर कवर्ड बाय द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम विच इज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and they also get covered by many of the corporate foundations. So I would not take any particular names, but otherwise आप जितने भी major corporate players हैं, they have foundations wherein they support the sporting ventures of elite athletes at the national level. Next जो challenge होती है वो हमेशा budding athletes को हम कैसे support करें. दैट इज़ वेयर द स्टेट गवर्नमेंट्स कम इन. दैट इज़ वेयर हमारी जैसे कहा कि एकलव्य क्रीड़ा कोष है, या डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर क्रीड़ा निधि होती है. तो वी ऑल्सो डू बजटरी सपोर्ट. वो भी अलग अलग सोर्सेस से रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं. एंड देर आर मैनी एसोसिएशंस जो हमारी स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं, वो अलग अलग CSR के माध्यम से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से फंड्स रेज करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. लीग्स में जो टीम ओनर्स होते हैं, दे ब्रिंग इन द रेवेन्यू के यूपी क्रिकेट एसोसिएशन हो, या आपकी कबड्डी हो, या फुटबॉल लीग्स हो, जितने भी लीग्स हैं, सो दे गेट गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. इट्स ऑलवेज अ चैलेंज फॉर नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स, बट इट इज़ डेफिनेटली, आप अगर ग्राफ देखेंगे कंपेयर टू व्हाट इट वाज फ्यू ईयर्स अगो, इट इज़ डन एक्सट्रीमली वेल एंड इट इज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग. क्योंकि फाइनली क्या है, कॉर्पोरेट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं सोसाइटी को. सोसाइटी इज़ लैपिंग अप स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स, सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू put money into sporting achievement. Right. I will now like to talk about another topic, which essentially is that एक कॉमन थीम जो दोनों हम लोग ने अभी तक डिस्कस करी, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, इज़ टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन. एंड आपके जो गवर्नेंस में हिस्ट्री रही है, उसमें आपने टेक्नोलॉजी को काफ़ी यूटिलाइज किया है. वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ अ लॉट वर टू ऑफ द platforms that was created for undernourished and pregnant women, उनको सपोर्ट करने के लिए. तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कब हुआ था, what was the motivation behind having these applications developed for the benefit of undernourished children and pregnant women, and ये दिमाग में आइडिया आपको आया कैसे? देखिए होता क्या था कि जब when you फाइंड आउट ए प्रॉब्लम, पहले तो होता है प्रॉब्लम डायग्नोसिस कि समस्या क्या है. जब अंडर नरिशमेंट की बात, जब दिस वाज ड्यूरिंग माय डेज इन DM आजमगढ़ में जब मैं था, उस वक्त इंफॉर्मेशन एसिमेट्री वाज वन ऑफ द रीजंस. कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या गांव में जो लोग हैं, उनको शायद इतना अवेयरनेस नहीं था कि वो बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहता है. बट कुछ स्पेसिफिक जो एक्सपर्टीज़ जो हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट की थी, हमारी जो आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की थी, वो शायद वो इतना अवेयरनेस नहीं था. सो व्हाट वी ट्राई टू डू वाज कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी, हर कर्मचारी उतनी एक्सप्रेसिव और उतने ही अच्छे से समझाए, वो भी मुश्किल है कि वो परिवार में जाए. तो वो वी गेव अ टूल टू आर कर्मचारी की, हमारे कर्मचारी को भी एक रेडी टू, वो ऐप खोलेंगे तो उनके मोबाइल में हमने ऐप डाउनलोड करवाया. उसमें वो उनको क्या बोलना है, उनको क्या करना है, कैसे ट्रैक करना है, तो वो द इंफॉर्मेशन दैट शी नीड्स टू एक्सप्लेन एंड द इंफॉर्मेशन दैट एनी प्रेग्नेंट मदर नीड्स टू नो रिगार्डिंग the vaccination chart, regarding the fooding for newborn child, and precautions that one needs to take. So we essentially, टेक्नोलॉजी करती क्या है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को ख़त्म करती है. आज की तारीख में जितना इन्फॉर्मेशन है, गूगल ने क्या किया, गूगल ने एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है कि एनीबडी कैन सी द इंफॉर्मेशन दैट इज़ देयर. सो आई थिंक जितने भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पब्लिकली, ऐप के डेवलपर्स अवेलेबल है. चैलेंज क्या है फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, दैट यू शुड डायग्नोज द प्रॉब्लम, एंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू.
सो कुपोषण का दर्पण और प्रेगनेंसी का दर्पण वो द टू एप्स क्रिएटेड, तो बनवाया कैसे था, इन हाउस या बाहर हम से? इन हाउस ही बनवाए थे। अच्छा, अच्छा। हमेशा इन हाउस बनवाने में एक चैलेंज ज़रूर था कि वो iOS के लिए ऐप डेवलपमेंट मुश्किल है, सो हमने एंड्रॉयड से शुरू की थी क्योंकि हमारे पास उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बजट नहीं था। सो वी देयरफॉर कॉट होल्ड ऑफ लोकल डेवलपर्स एंड वी गेव द रिक्वायरमेंट, एंड उसमें जैसे मैं क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर भी रहा हूँ, तो फॉर एनी डेवलपर आप वो इस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में नहीं जानेंगे, वो तो टेक्निकल आदमी है, आपको यूज़ केसेस डिफाइन करनी होगी। अगर ये क्लिक करेंगे पहले पेज में ये आनी चाहिए, दूसरे पेज में ये आनी चाहिए, ये क्लिक करेंगे ये आनी चाहिए, बेसिकली यूज़ केस डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। तो यूज़ केसेस हमने डिफाइन कराया एंड देन वी गेव इट टू द डेवलपर। जैसे सस्ता जिसको कहते हैं कि बिकॉज हर एक चीज़ के लिए वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मनी, so probably I would say it was not as professional as say अभी युवा साथी को हम बहुत प्रोफेशनली डेवलप कराया है थ्रू यूपी डेस्क को, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बिकॉज हियर वी हैड हाँ बजट भी है, स्टेट लेवल पे बजट भी रहता है और प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा रहता है, बट वहाँ पे मोर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम की चीज़ करो कि मतलब वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को हटाओ ऐप। सो इट वाज वेरी यूजफुल, बट मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि ऐप मे नॉट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐप, बट Right. काम की But चीज़ काम थी। की चीज़ काम थी। यस बहुत काम की चीज़ थी। जी। सो आपने बोला कि ऐप जब बनाया तो एक तरह से यू वर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर, जो मतलब सो दिस इज बेसिकली अ वेरी न्यू थिंग आई वुड से, बिकॉज जनरली people don't associate district magistrate with going into the nuances of user journey of a process, but I think आपने सोचा होगा कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या टाइप की स्क्रीन्स होंगे, एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर प्लेड अ बिग पार्ट इन दैट। देखिए होता क्या है कि हर व्यक्ति अपने जो भी स्ट्रेंथ है, वी आर ऑल हैविंग आवर ओन, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो कोई व्यक्ति अगर कानून पढ़ा है तो हो सकता है कि ही विल बी एबल टू अप्लाई लॉ मच बेटर। सो आप किसी भी कंप्यूटर इंजीनियर को किसी भी अगर जगह पे बिठाएंगे तो वो ये सोचेंगे कि आप कैसे जो नॉलेज जो आप पहले पढ़े रहते हैं, तो यस इट इज़ साइड गिग सो टू स्पीक, दैट इज़ नॉट द मेजर जॉब, बट देन जो आप लोग हम लोग ग्रेजुएशन में करते हैं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो देन यू सॉर्ट ऑफ जो चीज़ लर्न करते हैं इट स्टेस विथ यू, एंड देन यू सी कि कहाँ कहाँ मौका मिलता है, तो वेन एवर देर इज एन अपॉर्चुनिटी यू ट्राई टू इम्प्लीमेंटेड। यस। इसी टाइप की एक और अपॉर्चुनिटी आई थिंक आपने एक्सप्लोर करी थी फॉर इलेक्शंस, जहाँ पर फॉर दी स्पेशली एबल पीपल एन एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड, उसके थोड़ा बताइए, वर्णन करिए। तो उसमें भी बेसिकली उस वक्त क्या था, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ही सेंट्रलाइज्ड ऐप बना लिया, बहुत सारे ऐप्स बना लिया है, तो नाउ आज की तारीख में प्रासंगिकता नहीं थी, बट मेनी ईयर्स अगो, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 ईयर्स अगो, सो उस वक्त ये ऐप नहीं था कि जो दिव्यांगजन है उनको ये हेजिटेशन थी कि उनको अगर पोलिंग बूथ में जाएंगे क्या वो फैसिलिटी है कि नहीं है, कि जाएंगे तो कितने बजे जाना चाहिए, मतलब एसेंशियली उनको कोई हेल्पर मिलेगा नहीं मिलेगा, बट दे वर रिलक्टेंट टू एक्चुअली कम एंड पार्टिसिपेट ओपनली। जाते थे कुछ लोग नहीं जाते थे। सो वी गॉट द लिस्ट फ्रॉम आर दिव्यांग जन विभाग, तो आई थिंक अराउंड 33,000 ऐसे लोग थे पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिनको हम पेंशन भी सरकार देती थी। देन वी अलोकेटेड कि हर पोलिंग बूथ में उनको व्हील चेयर मिले एंड उनको दे विल गेट डेसिग्नेटेड हेल्पर इन ईच ऑफ द पोलिंग बूथ्स वेयर दे आर देयर। उसको हम अगेन ऐप के माध्यम से हमने मैपिंग कराई थी, एंड एनीबडी कैन सी, उनके आस पड़ोस वाले वो लोग खुद देख सकते थे कि आप के कौन है, हेल्पर कौन है, और आपको क्या व्हीलचेयर अवेलेबल है तो व्हीलचेयर का कौन नोडल है, सारे। सो दे कैन एंड देन उनको हम वोटर पर्ची भी स्पेशली भिजवाए, सो दे फील, अगर आप किसी एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उनको अगर ये कोई आके कह रहा है कि ये आइए, जैसे कोई शादी में आके बुलाता है, आप फिर जाने का आपको ज़्यादा मन करेगा कि भाई आप, अरे मुझे तो इनविटेशन कार्ड आया है। सो वी सॉर्ट ऑफ ट्राई टू इनवाइट देम विथ होल हार्ट, एंड काफ़ी हद तक उस इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन भी बढ़ा था उनका। यस। सो क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिसेंटली ACL लिगामेंट टेयर हुआ मेरा, तो मेरा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था उसके लिए, एंड आई वाज ड्यूरिंग द रीसेंट इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, आई वाज टोटली इन व्हील चेयर।
तो दो टेम्पररी इट वाज अ केस फॉर मी, बट इलेक्शन के समय जाते समय मेरे को बहुत ये सोचना पड़ रहा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या वहाँ पे व्हील चेयर मिलेगी नहीं मिलेगी. थैंकफुली इट वाज ऑल देयर एंड अरेंज हो गया था. बट आई थिंक इफ़ पहले से ही जैसे आपने बताया कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, मैं देखूँ कि मेरे नियरेस्ट कौन सा पोलिंग बूथ है, उसमें मे बी आई कैन ऑल्सो टेल कि यू नो आई विल बी कमिंग एट दिस टाइम एंड प्रोबेबली चीज़ें आसानी से सॉर्ट हो जाएंगी. तो इट बिकम्स अ वेरी सीमलेस प्रोसेस. Yes, and again this comes to the point that again I mentioned information asymmetry. अगर गवर्नेंस में अगर इंफॉर्मेशन असिमेट्री हम हटाते हैं, अगर क्लाइंट को इन दिस केस की गवर्नमेंट के लिए क्लाइंट आम जनता है, अगर उनको हम ये इंफॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, डूज डोंट्स, so then if we are sort of sensitive about it कि आप अगर पहले invitation दे रहे हैं, तो then generally people appreciate that also and participate also more. सो ये एप्लीकेशन तो एक एस्पेक्ट हो गया इलेक्शन जो जिसमें आपने इंटरवेंशन किया था, बट आपको अवार्ड हुआ था बाय द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस के लिए यू नो आपको अवार्ड मिला था. तो was it because of this and other things? So could you please tell? I think that was for the elections that we conducted in जौनपुर में जब MP इलेक्शंस किया था. वो इलेक्शन कमीशंस जो नेशनल वोटर डे होता है 25 ऑफ जनवरी को, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को चुनते हैं. मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कोई भी अवार्ड हो, आप स्टेज में तो आप एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेने जाते हैं, बट आई ऑलवेज फील कि इन एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ नथिंग पर्सनल. आपकी टीम अगर अच्छा काम की है तो आपको क्रेडिट मिलेगा, एंड समटाइम्स द रिजल्ट्स डोंट गो योर वे, देन एज अ लीडर यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट देन इट इज़ यस, इट इज़ द अवार्ड वॉज फॉर द गुड वर्क डन ड्यूरिंग द इलेक्शंस. वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अवार्ड मिलता है, बट देन आई वुड ऑलवेज से कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द टीम दैट वाज देयर एट दैट टाइम. सो इलेक्शंस की अगर जब बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व्हाइल इलेक्शंस आर हैपनिंग? बिकॉज हमारे पॉडकास्ट पे एस वाई कुरैशी साहब आए थे, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उनने इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बताया था कि क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, बट वुड वांट टू नो कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या अरेंजमेंट्स एंड रहते हैं. देखिए, इलेक्शन में अगर मैं नीचे से आऊँ, बूथ में इलेक्शन कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड उसके साथ जो 3 लोगों या 4 लोगों की जो टीम होती है उनकी होती है. तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैंडल करना है, कैसे वोटर लिस्ट को हैंडल करना है, एंड देन कैसे वोटिंग प्रोसेस को बूथ के अंदर मैनेज कराना है. When you come to विधानसभा लेवल में रिटर्निंग ऑफिसर्स जो MLA इलेक्शंस में संबंधित SDM होते हैं, और देन व्हेन यू कम टू MP इलेक्शंस, देन द रिटर्निंग ऑफिसर्स जो जिम्मेदार होते हैं, जो फाइनली आपने देखा होगा टीवी में सर्टिफिकेट देते हैं जो जीते हुए प्रत्याशी को, देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और द ADMs. अगर कुछ जिलों में तो 2 लोकसभाएं होती है, तो उसमें ADMs या CDOs भी हो जाते हैं. रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो जिम्मेदारी होते हैं, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपकी 2 जिम्मेदारी हो सकती है कि एक तो आप रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं और आप तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है ही. It is basically the role of coordination, and you will have to ensure that your returning officers are well trained, and you will have to ensure कि जो आपके presiding officers हैं तो दे आर वेल ट्रेंड. इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, जहाँ जहाँ हम लगभग 2007 के बाद जितने भी चुनाव हुई है 2022 तक, तो फील्ड में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है. हमने देखा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल्ड और बहुत क्लियर है. उसमें हमारी स्टाफ को हम कितने अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, हमारे ऑफिसर्स को कितने अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं. अगर इफ़ वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन लेटर एंड स्पिरिट, इफ़ वी ट्रेन, जैसे मैं हमेशा जहाँ जहाँ रहा हूँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती थी, उनको 2 ट्रेनिंग देते हैं, फर्स्ट और सेकंड ट्रेनिंग 2 ट्रेनिंग देते हैं. ये दोनों ट्रेनिंग में मैं प्रतिदिन जाके देखता था. वाई? बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि अगर हम ट्रेनिंग अच्छा कर दे, देन इट इज़ बैटल इज़ हाफ वन. सो क्योंकि फाइनल इलेक्शन में वोटिंग मशीन और वोटर लिस्ट से चुनाव हो जाएगा, बट उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट होती है,
So that is managing the and election is a huge exercise. You have to manage the resources that you have. Resources उदाहरण के लिए आपको पोलिंग पार्टी पहुंचाना है तो आपको जितने मान लीजिए एक ज़िले में अगर 3000 बूथ है तो आपको हर बूथ में आप अगर 5 कर्मचारी है तो 15,000 लोग हैं तो 15,000 लोगों को आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको उतनी बसेस चाहिए और इतनी आपकी मैजिस्ट्रेट्स होंगे पुलिस होंगे उतनी स्मॉल व्हीकल्स चाहिए तो ये लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज है एंड ये रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सरसाइज है ये लॉ एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट एक्सरसाइज है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक्सरसाइज है ट्रेनिंग का एक्सरसाइज है एंड देन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का एक्सरसाइज है मीडिया मैनेजमेंट का एक्सरसाइज है ये सारे एट द सेम टाइम हाँ सर आई थिंक हम लोग ने आपके जर्नी के थ्रू काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरवेंशंस टेक स्पोर्ट्स एंड कोविड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया आई थिंक थोड़ा हम लोग की ऑडियंस एंड आवर व्यूअर्स वुड वांट टू नो यू पर्सनली एज वेल सर कुड यू टेल अस कि एज अ किड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वर कैसा था आपका चाइल्डहुड जैसे होता है हर एक का दैट उस वक्त बहुत सारे जिज्ञासाएं रहती है एंड द चाइल्डहुड यू जस्ट प्ले यू जस्ट स्टडी यू रियली डोंट नो व्हाट life has in store for you. You just want to get into a good school, study well, मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा डांट ना खाए तो यही रहता है जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड बहुत सारे अप्स होती है डाउन्स होती है एंड बट देन एवरी चाइल्डहुड फॉर एवरी पर्सन इज़ वेरी स्पेशल एंड सो हैज़ इट बीन फॉर मी सो बैडमिंटन आपने स्टार्टिंग से खेला चाइल्डहुड में बैडमिंटन ज़्यादा नहीं खेलता था बिकॉज बैडमिंटन इज़ एन इंडोर स्पोर्ट तो चाइल्डहुड में तो आउटडोर ही खेलते थे आउटडोर में क्रिकेट हो गया वॉलीबॉल हो गया लगभग जितने भी स्पोर्ट्स है कि जैसे पढ़ाई भी करते थे बट स्पोर्टिंग टाइम पे शाम को या इवन समर हॉलीडेज में तो जो स्पोर्ट्स आप कहिए सारे जैसे कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स सो उस टाइप का कि जो खेल सकते थे आउटडोर स्पोर्ट्स सब खेलते थे तो सर लाइक फॉर आवर व्यूअर्स आई लाइक टू मेंशन दैट रिसेंटली यू वन एन मेडल सिल्वर मेडल in a global competition. You have won an Paralympics medal also for India, and you are currently the rank 1, in the world ranking of para badminton. So, इसकी जर्नी कब से शुरू हुई कब आपने फिर बैडमिंटन शुरू किया खेलना एंड व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू प्लेड प्रोफेशनली 2016 में खेला था चाइना में फर्स्ट टाइम आई वेंट टू एशियन चैम्पियनशिप इन बीजिंग सोचा नहीं था कि फर्स्ट टूर्नामेंट में कुछ होगा तो फर्स्ट मैच मुझे याद है कि चाइनीज़ टाइपे का खिलाड़ी था तो हारते हारते फर्स्ट मैच जीता था एंड फ्रॉम देयर आई एंडेड अप विनिंग द गोल्ड मेडल इन द फर्स्ट टूर्नामेंट इन 2016 इन बीजिंग इन चाइना एंड आफ्टर दैट एशियन पैरा गेम्स जकार्ता में ब्रॉन्ज मिला पैरालंपिक्स टोक्यो में सिल्वर मिला एशियन पैरा गेम्स हंगजाओ चाइना में गोल्ड मिला So destiny has been kind, God has been kind, I would say कि हर व्यक्ति जो खेलने आता है खास तौर पे प्रोफेशनली जब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वो तो अपना जान तो लगाता ही है So I have been fortunate enough to win medal and stand in the podium wearing tricolor. जब हंगजाओ में एशियन पैरा गेम्स में जब ट्राइकलर ऊपर जा रही थी और जनगण मन की धुन बज रही थी तो you are रोम खड़ी हो जाती है. There are very few moments in life that you one can beat. वो उससे बेहतर पल ज़िंदगी में शायद ही कोई होता है कि जब आप विदेशी धरती पर है और तिरंगा ऊपर जा रही है एंड देन जनगण मन की धुन बज रही है. सो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई हैव गॉट टू लिव दोस मोमेंट्स एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हैविंग गिवन दोस मोमेंट्स. सो हम लोग एज व्यूअर्स बहुत हम लोग देख कर ही हम लोग को रोम खड़े हो जाते हैं बट आई एम श्योर आई कैन नॉट फैथम आई ओनली कैन इमेजिन कि आप लोग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कैसा फील करते होंगे व्हेन यू आर देयर फिजिकली प्रेजेंट एंड द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड. सो अभी आजकल आप कैसे व्हाट इज द रूटीन लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क भी बहुत रिगरस है स्पोर्ट्स भी बहुत रिगरस है. मेरा ये बहुत क्लियर रहता है कि बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होल्ड माई प्राइमरी फोकस
जो काम की चीज़ है वो तो मैं हमेशा एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उसको कंप्लीट करता हूँ. बट यू हैव अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट्स वेर इन कि वो बाकी लोग जैसे कोई फिल्म देख रहा है, कोई अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई मॉल जा रहा है, तो आई डोंट गेट टू डू ऑल दोज थिंग्स. तो आई सेक्रीफाइस माई पर्सनल टाइम फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग. तो वो जो चीज़ आप पसंद करते हैं, जो चीज़ आप प्यार करते हैं, आप बहुत लोग जैसे इवनिंग कोई स्विमिंग जा रहा है, कोई टहलने जा रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है, वेब सीरीज़ देख रहा है, जो पर्सनल टाइम पे बाकी लोग जो बाकी काम करते हैं मैं वो कुछ नहीं कर पाता हूँ. So that is the time that I give to my sports because I am passionate about it and God has been kind कि इंडिया को represent करने का मौका भी मिला है. So sports and bureaucracy दोनों बहुत ही like you know in terms of कि क्या करने को मिलता है बहुत different है, but still there will be some common skills or common learnings that you must have had across both. I think both deal with आई वुड से जैसे ब्यूरोक्रेसी में शेड्स ऑफ ग्रे बहुत होती है इन द सेंस कि डिसीजन मेकिंग में ब्लैक एंड वाइट हमेशा नहीं रहता है. इन द सेंस कि अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको उसका फ़ायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है. इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में वो होता है. एंड आप स्पोर्ट्स में भी आप कोई भी कदम लेते हैं वहाँ भी बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे के थ्रू आप जाते हैं. एंड स्पोर्ट्स में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक पॉइंट आप जीते या हारे, अगले पॉइंट तो नेक्स्ट नया ही शुरू होता है. ये एक सेट आप हारे तो अगले सेट जीत भी सकते हैं. सो स्पोर्ट्स गिव्स यू दैट ट्रमेंडस बैलेंस फॉर लाइफ इन जनरल. इट improves one's focus in looking forward. क्योंकि अगर हम पीछे पास्ट में जिएंगे तो पास्ट में कभी अच्छा हुआ होगा, कभी अच्छा नहीं हुआ होगा. द स्पोर्ट्स मेक्स यू फील कि आपको अगले जो होगा वो तो नया ही है. मतलब आप कोई भी फ्रेश पॉइंट खेलेंगे वो तो उस वक्त आपने जैसे खेला है उस पर निर्भर होगा. इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर वर्ल्ड नंबर 1, इफ़ यू प्ले दैट पॉइंट देन यू विल लूज दैट पॉइंट. So it doesn't matter कि आप नीचे हो and then if you win you will have to be able to win you will have to perform on that moment. Right. So as we come to the close of our podcast, we have one last section which is the rapid fire round in which I have a few set of questions. Okay. आप अगर 2-3 seconds में जो आपके दिमाग में पहले आए वो आंसर करिएगा. Right. So we'll get started with the rapid fire round. So first question is, are you a night owl or a morning person? Night owl. I think engineers ज़्यादातर लोग night owl ही मिलेंगे आपको. In fact, this would be an interesting study कि आप engineers में किसी को करना चाहिए research study कि my personal bet is most of the engineers or at least a significant portion of the engineers are night owls. जो मैंने देखा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट इंजीनियरिंग में आई थिंक उससे पहले ऐसे नहीं था. उससे पहले मैं जल्दी उठता था 12th में तो 4:30 उठता था मॉर्निंग. बट आफ्टर इंजीनियरिंग आई बिकम नाइट ऑल इन माई लाइफ. NIT सूरतखल में आप क्या करके वही शुरू हुआ. वो जो 4 साल है उसने मुझे नाइट ऑल बना दिया. अच्छा. Do you prefer a phone call or a text message? इट डिपेंड्स कि अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात करना है यू वुड प्रेफर अ फ़ोन कॉल. बट देन टेक्स्ट मैसेज इज़ नॉन इंट्रूसिव इन द सेंस कि एक तो मेरी प्रेफरेंस है, दूसरा कि दूसरे आदमी की भी प्रेफरेंस है बिकॉज कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स 2 people. आई थिंक टेक्स्ट मैसेज इज़ मोर सेफ इन दैट सेंस कि आप जिनको आप पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं उनको आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं. बट जहाँ आपका वो ये नहीं है, उतना कंफर्ट नहीं है, आई थिंक टेक्स्ट मैसेज इन दैट सेंस इज़ नॉन इंट्रूसिव. Non-intrusive. Right. What is the favorite cuisine to eat? क्विजीन तो आई थिंक हम बचपन से जो खाते हैं डोसा इज़ लाइक हमारे घर में प्रतिदिन डोसा बनता है. कि बचपन में भी बनता था और अभी भी घर में बनता है. तो इट्स लाइक साउथ इंडियन क्विजीन इज़ प्रॉब्ली द फेवरेट. Got it. लखनऊ या दिल्ली? अभी लखनऊ. What is the favorite movies of all time? Movies, I would say I have transitioned from Dilwale Dulhaniya Le Jayenge to Friends sitcom बीच में, and from there during UPSC days Lakshya movie. Right. So and after that बहुत ज़्यादा movies इतना नहीं देखी है. Sports क्योंकि इतना टाइम आपको बाहर लगाना पड़ता है. जैसे मैंने कहा कि मेरी या तो ऑफिस होता है या स्पोर्ट्स होता है तो उसके बाद टाइम नहीं बचता है. बिल्कुल.
So आपने इतने सारी जगह पे स्पोर्ट्स खेला हुआ है, व्हाट इज अ फेवरेट वेन्यू टू प्ले बैडमिंटन? आई हैव बीन, मुझे लगता है लकी वेन्यू जहाँ मैंने मेडल्स अच्छे से जीती है, जापान एंड चाइना आर द टू प्लेसेस वेयर आई वन माई पैरालंपिक एंड एशियन पैरा गेम्स मेडल्स. सो वो आई वुड से आर, जैसे मैंने कहा विदेश में जब आप तिरंगा जाता है वो आपको बहुत याद रहता है. जब चाइना में जा रहा था तिरंगा वहाँ फैलाए हैं तो वो कभी भूल नहीं सकते. सही बात है. Yes. स्पोर्ट्स या ब्यूरोक्रेसी? हमेशा आई हैव ऑलवेज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस टू माई वर्क बिकॉज दैट इज व्हाट इज माई प्राइमरी ड्यूटी. हाँ. बट होता क्या है प्रैक्टिकली लोग ये सोचते हैं कि जैसे उनको लगता है कि स्पोर्ट्स इज मोर ग्लैमरस. राइट. ब्यूरोक्रेसी में पब्लिक इतनी ग्लैमर नहीं देती है. बट इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई पुट इन, प्रॉब्ली आई पुट इन मल्टीफोल्ड नंबर ऑफ आवर्स इन एज एन ऑफिसर दैन एज ए स्पोर्ट्स पर्सन. क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप डेली आप रिगरस ट्रेनिंग करेंगे, 2 घंटे ट्रेनिंग करेंगे. बट एज एन ऑफिसर आप कभी 8 घंटे काम करेंगे, कभी 12 घंटे काम करेंगे. ऐसे ऐसे दिन रहा है जब हमने 17 घंटे 18-20 घंटे तक काम किए, कई कई दिन जहाँ फील्ड में रहे हैं. बट जैसे वो ग्लैमर स्पोर्ट्स में दिखती है. बट ऑलवेज मैं प्राइमरी जो अगर मैं दोनों में कहूँ कि यस एज अ ब्यूरोक्रेट. Alright, thank you so much, Suhas ji, for your kind words, your story about क्या क्या आपने interventions किए हैं, transformative as a civil servant, and also your journey of becoming a world champion in para badminton. Any last words for our viewers that you would like to give? थैंक यू फॉर हैविंग मी वेंकटेश जी. व्हाट आई वुड से इज़ कि हम बचपन में कभी सोचते नहीं थे कि जैसे आपने कहा कि ये किए वो किए हैं, तो आई नेवर थॉट आई विल बी सिटिंग अक्रॉस समवन एंड आई विल बी इन अ पोजीशन टू गिव इंटरव्यू. कभी बचपन में कॉलेज टाइम में कभी नहीं सोचे थे. गॉड एंड डेस्टिनी हैव बीन काइंड कि मैं एक इंटरव्यू देने लायक बना हूँ. अच्छा हो बुरा हो दैट आई लीव इट टू द व्यूअर्स, बट उसी इस लायक तो बने हैं. तो व्हाट आई वुड से टू द यंगस्टर्स स्पेशली इज़ कि अपने ऊपर विश्वास रखिएगा. ज़िंदगी एक सफ़र है, कभी हार कभी जीत लगी रहती है. कि कभी मत सोचिएगा कि मैं हार जाऊंगा इसलिए कोशिश ही ना करो. कोशिश करके हारना ठीक है, बट ना कोशिश करना ठीक नहीं है. ट्राई योर लेवल बेस्ट बट देन लीव द रेस्ट टू डेस्टिनी. एंड माई बेस्ट विशेस टू योर व्यूअर्स ऑल्सो एंड माई बेस्ट विशेस टू यू ऑल्सो. Thank you so much, Suhas ji. Thank you. Pleasure hosting you today. My pleasure. Thank you. Thanks a lot for watching this episode of Sushaasan. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do not forget to like, share and comment. And for more such content, subscribe to the channel and hit the bell icon.